आज हम बात करेंगे राष्ट्र राज्य एकीकरण। यूरोप में राष्ट्र राज्य एकीकरण क्या है? राष्ट्र राज्य देखिए, छोटे छोटे राज्य जिनको एक करके राष्ट्र बनाया गया, उन्हें राष्ट्र राज्य एकीकरण कहा गया। ये हमारे सिलेबस में है। यूरोप के अंदर बेसिकली केवल दो देशों के लिए ये बात यूज हुई है। उनमें से एक है इटली और एक है जर्मनी। दोनों का एकीकरण कैसे हुआ और वो राज्य, छोटे छोटे राज्य जो वहां पर थे, वो हम कह सकते हैं एक राष्ट्र के रूप में कैसे हमारे सामने आए। आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है कि देखिए किस ढंग से इन राज्यों का एक राष्ट्रीयकरण हुआ और एक ये राज्य में कन्वर्ट हुए। तो हम बात करते हैं, देखिए 19वीं शताब्दी में अगर हम बात करें तो 19वीं शताब्दी में जिस यूरोप में राष्ट्रीय चेतना का, हाँ ये सब सही रहेगा, राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, उसकी हम कह सकते हैं 19वीं शताब्दी में जिस राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, उसकी अभिव्यक्ति इटली और जर्मनी के एकीकरण से हुई। ये दो ऐसे देश थे जो जुड़कर एक हुए। आपस में तो नहीं जुड़े, दोनों अलग अलग ही थे, आज भी अलग अलग ही हैं। लेकिन देखिए 19वीं शताब्दी के आरंभ में अगर हम बात करें, 19वीं शताब्दी के आरंभ में, 19वीं शताब्दी का मतलब है 1801 से लेकर 1900 के बीच की जो घटनाएं घटी वो 19वीं शताब्दी कहलाती थी। और 19वीं शताब्दी के आरंभ में इटली कोई देश नहीं था। ये कोई देश नहीं था, छोटे छोटे राज्य थे। और हम कह सकते हैं, और राजनीतिक दृष्टि से अगर हम पॉलिटिकल व्यू से अगर हम इसकी जांच करें, चेक करें, तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त था, इटली बंटा हुआ था। और इटली की अगर भौगोलिक दृष्टि पे हम अगर बात करें, इटली की भौगोलिक दृष्टि कि ये सिचुएटेड कहाँ है, कहाँ पर है इटली, तो देखिए इसके उत्तर में भौगोलिक दृष्टि की अगर बात करें तो इसके उत्तर में आल्प्स पर्वत और तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। और यह प्रायद्वीप यूरोप के मध्य दक्षिण में स्थित है। इसकी वजह से यूरोप के लगभग जो देश थे वो इस इटली पर अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते थे, इस पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे। यही कारण है, इसकी भौगोलिक दृष्टि बहुत बढ़िया है, क्योंकि एक तरफ से ये पर्वतीय क्षेत्र आल्प्स पर्वत इसके सिचुएटेड है, खड़ा है आल्प्स पर्वत, और दूसरी तरफ बाकी तीन तरफ, जैसे भारत की स्थिति है, भारत के एक तरफ हिमालय है और बाकी तीन तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, थोड़ा सा रेगिस्तान है। लेकिन यूरोप एक ऐसा देश है जहां कोई रेगिस्तान नहीं है।
तो इसलिए बाकी इसके 3 तरफ समुद्र है और एक तरफ इसके आल्प्स पर्वत था। और इसके एकीकरण के अंदर उस वक्त तत्कालीन अगर हम बात करें तो यूरोप के साहित्य और धर्म की जो भाषा थी वो लैटिन थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इटली की भी अपनी भाषा लैटिन थी। और धर्म की अगर हम बात करें तो यहां पर यूरोप के अंदर जो धर्म फेमस था वो था रोमन कैथोलिक धर्म के प्रमुख स्थल के रूप में रोम इटली को धार्मिक एकता प्रदान करता था। हम कह सकते हैं कि पूरे यूरोप का जो धर्म था ज्यादातर मतलब ये मान के चलिए कि लगभग यूरोप में जो धर्म प्रसिद्ध था वो था रोमन कैथोलिक। सभी उसको मानते थे। और जो रोम है इटली का मेन धार्मिक स्थल है इटली में, और यूरोपियन कैथोलिकों का वो भी इसको एक धार्मिक एकता के रूप में प्रदान करता था। तो सबका धर्म एक था, जिसकी वजह से इसके अंदर जब धर्म एक हो, सोच एक हो, विचार एक हो, तो एकता अपने आप बनती है। उसी एकता ने इन राज्यों को राष्ट्रीयता में बदलने के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। साथ ही साथ हम कह सकते हैं, साथ ही यहां पर एक प्रकार की सांस्कृतिक एकता विद्यमान थी। हम कह सकते हैं इस प्रकार अनेक कारकों ने इटली के एकीकरण में अपना योगदान दिया या इटली के एकीकरण को प्रोत्साहित किया इन कारणों ने। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, इसके अलावा कुछ अन्य कारक भी थे जिन्होंने इटली के एकीकरण में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। अगर हम उसकी बात करें तो फ्रांस की क्रांति है, औद्योगिक क्रांति है, इन सब ने एकीकरण की प्रक्रिया में सहायक कारक की भूमिका निभाई। किन किन ने? एक तो फ्रांस की क्रांति ने, और दूसरा औद्योगिक क्रांति ने इटली के एकीकरण में एक बड़ी सहायक भूमिका, सपोर्टिव रोल प्ले किया एकीकरण के अंदर। ऐसा नहीं है कि इनकी वजह से इटली में एकीकरण हो गया, इसके एकीकरण में कई बाधाएं भी आई। इटली का एकीकरण लगभग मान के चलिए 5 चरणों में पूरा हुआ, अलग अलग चरणों, जिन पर हम सब बात करेंगे कि ये राष्ट्रीय एकता, राज्य राष्ट्रीय जो यूरोप के अंदर फैला वो कैसे फैला। और खासकर ये 2 ही देश हैं जिन्होंने ये राज्य राष्ट्र एकीकरण का नामांकन दे दिया यूरोप को, और उसमें देश थे इटली और जर्मनी। तो हम बात कर रहे हैं इटली की। पहले हम इटली के एकीकरण को पूरा करेंगे। इटली का एकीकरण किस किस ढंग से पूरा हुआ, इटली के एकीकरण में क्या क्या बाधाएं आई, इटली के एकीकरण में पूरा करने में वहाँ के किन किन राष्ट्रीय नेताओं का योगदान रहा, और किस ढंग से औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की क्रांति ने भी इटली के एकीकरण में अपना रोल प्ले किया। हम इन सब बातों पर
बात करने जा रहे हैं और इसके ऊपर जो आपके पेपर में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। और यही वो क्वेश्चंस हैं, जब आप अपनी डेली रूटीन बुक्स तैयार करते हैं तो उनके अंदर यहीं से आपको क्वेश्चंस बनाने होते हैं और यही आपसे पेपर में पूछा भी जाता है। तो अब हम बात करेंगे इटली के एकीकरण की।